हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं क्लास 11th में आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, और स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने देखा किसी भी मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं पर्टिकुलरली। पहला सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सॉलिड, और सॉलिड के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। हम देखेंगे कि सॉलिड की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, सॉलिड मैटर किन किन स्टेट्स में पाया जा सकता है, मीन्स सब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। उसके बाद में कौन कौन से अलग पैरामीटर्स हैं जो कि सॉलिड को कैरेक्टराइज करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट शुरू करने से पहले मैं आपको हल्का सा एक रिवाइव कराना चाहूँगा कि सॉलिड की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, जब हमने 11th में पढ़ा था। देखिए, सॉलिड की डेफिनेशन थी कि दो सब्सटेंसेज विच आर हैविंग द डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, यानी कि उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, आयतन भी फिक्स रहता है, और उसका आकार भी फिक्स रहता है। दोनों चीज़ें निश्चित हैं, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठोस को आप किसी भी कंटेनर में रखें, किसी भी अवस्था में रखें, कहीं पर भी रखें, ठोस की जो आकृति है वो निश्चित रहेगी। वो जिस भी पात्र में जिस भी जगह पर रखा जाएगा वो अपना आकार सेम रखेगा। सिमिलरली अगर उसका आकार सेम रहेगा तो उसका आयतन भी बच्चों निश्चित ही रहेगा, क्योंकि किसी भी तरह का उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, यानी कि किसी भी सॉलिड पदार्थ में, किसी भी ठोस पदार्थ में उसका द्रव्यमान, उसका आयतन और उसकी जो आकार है वो निश्चित ही रहेगा, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर शॉर्ट। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज का मतलब बच्चों क्या हो गया कि अंतर आणविक दूरी। अंतर आणविक दूरी यानी क्या मतलब हुआ इसका कि जो सॉलिड है उस सॉलिड के जो बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, या मॉलिक्यूल्स जिनके मिलके उसने अपनी एक संरचना बनाई है, उन एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, उन एटम्स के बीच में आपस में बहुत कम दूरी होगी, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होगी, वो आपस में बिल्कुल पास होंगे। नेक्स्ट देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल क्या होंगे बच्चों? स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये हमें समझ में आता है, अगर किन्हीं दो अणुओं के बीच में दूरी बहुत कम है, इसका मतलब वो दोनों अणु आपस में बहुत ज्यादा आकर्षण बल अनुभव कर रहे हैं। अगर वो ज्यादा आकर्षण बल अनुभव कर रहे हैं, इसी कारण से वो दोनों बिल्कुल पास पास हैं। तो यही कारण है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं यहां पर स्ट्रॉन्ग होंगे, इस कारण से इनकी अंतर आणविक दूरी जो है कम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। ये तो सबसे बड़ा गुण है सॉलिड का। क्या गुण है कि जो भी आपके सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स रहेगी बिल्कुल, क्योंकि जब उसका आकार फिक्स है यानी कि उसके एटम मूव नहीं करेंगे, तो उनके जो एटम्स हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनकी पोजीशन फिक्स रहेगी। इन घटक जो भी मॉलिक्यूल या एटम है, इनकी पोजीशन फिक्स रहेगी। ये क्या कर सकते हैं बच्चों? मैक्सिमम ये केवल हल्का सा वाइब्रेट कर सकते हैं इधर से इधर, स्लाइट वाइब्रेशन जिसको हम कह सकते हैं, कि इनके बीच में हल्का सा एक ऑसिलेशन हो सकता है, ऑसिलेट, स्लाइट ऑसिलेशन कर सकते हैं, ये अनुनाद कर सकते हैं इधर से उधर। इसके बाद में देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? दे आर इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड। अब सारी चीजें अगर हम देखें और उनको एक साथ जोड़ें तो देखिए, मास फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स है, फिक्स पोजीशन है, किसी तरह का कोई डिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ईंट, पत्थर बिल्कुल सॉलिड के एग्जाम्पल हैं, आप उनको दबा करके छोटा नहीं कर सकते, आप उसमें फर्दर उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। संपीड़न, संपीड़न का जो गुण है सॉलिड में नहीं पाया जाएगा। रिजिड, रिजिड का मतलब
कठोर हैं, इनमें किसी तरह का कोई दबाव आप लगाएंगे बाहर से तो इसमें किसी तरह के जो अणुओं का संपीड़न नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं जो कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को कैरेक्टराइज करती हैं। हाँ तो बच्चों, अभी हमने देख लिया कि सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि सॉलिड सब्सटेंस जो है उसके कितने टाइप हो सकते हैं। तो ब्रॉडली बच्चों, सॉलिड सब्सटेंस जो है वो 2 टाइप का होता है, 2 मेजर कैटेगरीज हैं। या तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस क्रिस्टलाइन होगा या वो सॉलिड सब्सटेंस होगा अमॉर्फस। तो बच्चों, क्रिस्टलाइन का मतलब क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय। दोनों में क्या फर्क है बच्चों, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये दोनों कैसे अपने आप को डिफर करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। हम इस डिफरेंस को समझने के लिए देखेंगे कि क्रिस्टलाइन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और अमॉर्फस में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम आते हैं शेप पर। तो देखिए बच्चों, क्रिस्टलीय पदार्थ जितने भी होते हैं, जो भी क्रिस्टलीय पदार्थ होगा उसके जो घटक मॉलिक्यूल या एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम और मॉलिक्यूल जो भी होंगे उनका अपना एक डेफिनेट पैटर्न होगा बच्चों। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि शेप जो है इसमें एक डेफिनेट पैटर्न होगा। यानी जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी एक फिक्स प्रोपोजिशन में, एक फिक्स पैटर्न में अरेंज होंगे और वो ही पैटर्न बार बार रिपीट होगा। इसीलिए ये क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी है। जैसे सपोज करिए कोई कंपाउंड है ए बी, तो उसके ए एटम बी ए बी, अगर सपोज वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो उसका ये पैटर्न थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द मैटर, जो पूरा का पूरा मैटर है वो, उस पूरे मैटर में ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है बच्चों, ये सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, सिमिलरली आपको प्रेजेंट मिलेगी, यानी कि इसका एक डेफिनेट शेप मिलेगा। वहीं अक्रिस्टलीय में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है बच्चों, उनके अंदर कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, वो रैंडम कोई भी मॉलिक्यूल कहीं पर भी आपको मिल सकता है। इसीलिए वहां पर हम किसी एक फिक्स शेप को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं अक्रिस्टलीय, क्योंकि यहां पर जो पूरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली, वो बिना किसी सेट पैटर्न के डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं अमॉर्फस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब हम, मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए बच्चों, ये जो एटम था, जो यह मॉलिक्यूल है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, इसके अंदर जो एटम्स हैं वो बिल्कुल डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हैं। सबकी बॉन्ड लेंथ आपको सेम मिलेगी, सबका एक दूसरे से जो अरेंजमेंट है वो यूनिफॉर्म है। तो जब आप इसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर देंगे तो ये सारे के सारे बॉन्ड या सारे के सारे एटम किसी एक फिक्स पॉइंट पर ही मेल्ट होंगे, फिक्स पॉइंट पर। इसीलिए हम कहते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। किसी एक फिक्स पॉइंट पर, फिक्स टेम्परेचर पे आते ही ये बिल्कुल एकदम से सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएंगे। तो यहां पर आपको समझना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए शार्प होती है, बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या होगा बच्चों, अक्रिस्टलीय में कहीं पर तो बॉन्ड ज्यादा है, कहीं पर 2 सब्सटेंस मिक्स ज्यादा है, कहीं पर कोई एटम ज्यादा फैला हुआ है, कहीं पर कोई एटम आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम है वो ओवरऑल मिक्सचर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन उनका क्रिस्टलाइजेशन पैटर्न सेम नहीं है या यूनिफॉर्म नहीं है। इस वजह से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो एक रेंज में होगा, इसकी एक लॉन्ग रेंज हो सकती है। सपोज अगर ये जो कंपाउंड है X, ये आपका 45 डिग्री पे मेल्ट होता है, तो ये एक पॉइंट हो गया कि ये 45 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है। लेकिन ये जो मेल्ट होगा, ये सपोज करिए मेल्ट होगा 45 टू 46 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स एक रेंज हो गई है, यहाँ पर ये किसी फिक्स पॉइंट पे मेल्ट नहीं हो रहा है, ये 44 डिग्री से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और 46 डिग्री आते आते ये पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो यही डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है और यहाँ पर ये मेल्टिंग रेंज कह सकते हैं आप इसको। थर्ड पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन।
तो जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है इसको आप मेल्टिंग पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं बच्चों। जिस तरीके से आपने टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर का मतलब यू आर गिविंग द हीट ऑफ फ्यूजन। तो हीट ऑफ फ्यूजन भी जो है इसका फिक्स होगा और इसकी एक रेंज होगी, ये एक रेंज में फॉल करेगा और ये फिक्स वैल्यू होगी कि इतने हीट ऑफ फ्यूजन देने पे ये जो सब्सटेंस है वो फ्यूज हो गया और यहाँ पर ये एक रेंज में फ्यूज होगा, किसी एक पर्टिकुलर हीट वैल्यू पर, किसी एक पर्टिकुलर एंथैल्पी पर ये फ्यूज नहीं होगा, इसकी एक रेंज होगी। तो जो इसकी जो एंथैल्पी, इसको आप कह लीजिए, क्योंकि हीट ऑफ फ्यूजन में एंथैल्पी वर्ड आएगा, एंथैल्पी फिक्स होती है, शार्प वैल्यू जिसको आप अगेन कह सकते हैं, एक शार्प पॉइंट होता है, शार्प वैल्यू रहेगी इसकी। अगेन ये रहेगी जो आपकी एंथैल्पी रेंज होगी। इस चीज को आपको समझना है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें तो आपको समझना है एनीसोट्रोपी। एनीसोट्रोपी का मतलब होता है बच्चों दिशा या यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, कि एक स्ट्रक्चर को अगर हम एज ए होल देखते हैं और अलग अलग डायरेक्शन से हम उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करें या उसको एक लाइन ड्रॉ करें इंटरसेक्ट करती हुई उस एटम के थ्रू, उस कंपाउंड के थ्रू, तो हमें क्या उसमें एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो यूनिफॉर्म मिलता है? तो देखिए बच्चों, क्रिस्टलाइन एटम में आपको वो यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। जैसे अब आप सपोज करिए इसी स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो हमें एक लाइन पे बी ए मिल रहा है। अगर हम यूँ जाएंगे तो हमें ए दिखाई देगा। समझ रहे हैं आप? तो डिफरेंट एंगल्स पे हमें नंबर ऑफ एटम्स या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स सेम नहीं मिलेगा। इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अनीसोट्रॉपिक होती है, विषम दैशिक। विषम दैशिक का मतलब हो गया दिशाएं जो हैं अलग अलग दिशा में अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग एलिमेंट्स या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स मिलेंगे। इस तरीके की चीजें आपको क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में मिलेगी। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस में आप जाएंगे तो अमॉर्फस क्योंकि ये रैंडम है और पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लार्ज अगर पार्ट में हम बात करें, लार्ज बल्क में अगर बात करें, तो इसके अंदर आइसोट्रोपिसिटी पाई जाती है बच्चों, समदैशिकता पाई जाती है। आप किसी भी दिशा से जाएं आपको एक रैंडम नेचर ही मिलेगा। तो कंपैरेटिव टू क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस में आइसोट्रोपिक होते हैं वो, और ये आपके एनीसोट्रोपिक होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आ गया कि सॉलिड का नेचर क्या होगा। सॉलिड का नेचर मतलब वो सॉलिड जो कि क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस फॉर्म में है वो वाकई में सॉलिड है या नहीं है। अब आप थोड़ा डाउट करेंगे कि हम सॉलिड के जो टाइप पढ़ रहे हैं तो वो सॉलिड क्यों नहीं है। तो देखिए बच्चों, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज होते हैं, जितने भी क्रिस्टलीय सब्सटेंसेज होते हैं, ये ही ट्रू सॉलिड्स होते हैं। सही मायने में जो सॉलिड अगर आप किसी चीज को मानते हैं तो ये ट्रू सॉलिड्स हैं, और ये जो सॉलिड्स हैं ये आपके सूडो सॉलिड्स हैं। सूडो सॉलिड्स, या फिर इनको हम कभी कभी सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं बच्चों। सुपर कूल्ड लिक्विड्स, अति शीतित द्रव, यानी किसी लिक्विड को अगर जमा दिया जाए, कूल कर दिया जाए, सॉलिडिफाई कर दिया जाए और उसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसी तरह की नहीं है, अमॉर्फस स्ट्रक्चर है, तो हम उसको कहेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड, ना कि सॉलिड, या फिर अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। अमॉर्फस सॉलिड का मतलब ही है कि ये सूडो सॉलिड्स हैं, ये सच्चे रूप में सही मायनों में सॉलिड्स नहीं है। ओके, हाँ तो बच्चों, जो हम टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, उसमें आगे देखिए जो कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि इनमें ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कैसा मिलेगा आपको एटम्स या मॉलिक्यूल का। तो यहां पर एटम्स और मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट मिलेगा वो आपको लॉन्ग रेंज मिलेगी। अब इस लॉन्ग रेंज का क्या मतलब है, और यहां पर जो आपको मिलेगी वो मिलेगी शॉर्ट रेंज। रेंज मतलब परास, कितने मैटर के कितने एरिया में आपको ये क्रिस्टलाइन नेचर मिलेगा, तो लॉन्ग रेंज, यानी कि पूरे के पूरे पदार्थ में आपको क्रिस्टलाइन नेचर मिलेगा। अमॉर्फस शॉर्ट रेंज, इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि अभी हमने जब स्ट्रक्चर देखा था कि ए बी ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, सिमिलर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी तरह के पैटर्न में ये फॉलो हो रहा है। तो ये जो पैटर्न है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर,
थ्रू आउट द मैटर सिमिलर फॉर्म में आपको दिखाई देगा। कहीं पर भी इस स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई ब्रेक नज़र नहीं आएगा। ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है, ये सेम रहेगा थ्रू आउट द मैटर। जितना भी आपके पास मैटर अवेलेबल है उस पूरे के पूरे मैटर में जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किया है ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। यानी कि वो पूरा मैटर सेम फॉर्मेट पर कॉन्स्टिट्यूटेड है, इसीलिए उसकी रेंज क्या हो जाएगी बच्चों? लॉन्ग रेंज। यहाँ पर हमने बताया था कि जो एटम्स हैं वो रैंडमली अरेंज हो सकते हैं। हो सकता है बी के पास बी आ जाए, यहाँ पे ए आ जाए, फिर यहाँ ए आ जाए, फिर बी आ जाए। कोई सेट पैटर्न नहीं होगा बच्चों। अब ये ए आ गया, फिर यहाँ बी आ गया, फिर यहाँ पे बी आ गया। किसी तरह का कोई आप रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, किसी तरह का आप कोई फिक्स पैटर्न ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ रैंडम है। तो इस तरह के रैंडम मॉलिक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक मिल सकते हैं, जहाँ पर आपको सपोज ये एक पैटर्न है, यहाँ पर आपने देखा कि हाँ ये एक सेट पैटर्न मिला, लेकिन जरूरी नहीं है ये पूरे मॉलिक्यूल में मिले। थोड़ी जगह आपको मिल गया, फिर वापस कोई अलग पैटर्न आ गया, फिर वो पैटर्न आपको थोड़ी दूर मिल गया, फिर आपको कोई नया पैटर्न दिखाई दे गया अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का। तो यहाँ पे वेरियस पैटर्न्स मिलेंगे और वो थोड़ी थोड़ी दूर तक एग्जिस्ट करेंगे। पूरे मैटर में एक सिमिलर पैटर्न नहीं दिखाई देगा। सिमिलर नहीं दिखाई देगा तो इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया? शॉर्ट रेंज। यहाँ पर कोई एक फिक्स रेंज पूरा का पूरा मैटर में अवेलेबल नहीं है। ये चीज बच्चों आपको समझ में आ गई? अब देखिए बच्चों, अगली प्रॉपर्टी आ रही है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब है बच्चों, अगर आप उस सॉलिड मैटर को, चाहे वो क्रिस्टलाइन है चाहे वो अमॉर्फस है, किसी शार्प डिवाइस से, चाकू से आप उसको काटते हैं, तो काटने के बाद जो नई सरफेसेस जनरेट होंगी, आप किसी भी वस्तु को जब आप कट करेंगे तो कट करने पर उसके दो नए सरफेसेस जनरेट हो जाएंगे। तो आप भी जानते हैं, ये मार्कर है, इसको यहाँ से अगर काट दिया जाए तो बीच में अगर इसके दो नए सरफेस जनरेट होंगे। तो अगर आप किसी शार्प नाइफ से उसको कट करते हैं तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होती है बच्चों वो बिल्कुल शार्पली कट होती है। उसके अंदर बिल्कुल प्लेन सरफेसेस दिखाई देंगे। जो आपको नए सरफेस जनरेट होंगे वो बिल्कुल प्लेन होंगे, रफ नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सेट पैटर्न है। अगर यहाँ से एक बॉन्ड टूट रहा है, सारी जगह बॉन्ड ही टूटेगा, कोई बीच में दूसरा एटम नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको जब आप अक्रॉस द मैटर उसको कट करेंगे। लेकिन अगर आप अमॉर्फस को, नॉन क्रिस्टलाइन मैटर को अगर आप कट करेंगे, सपोज करिए यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि बीच बीच में कहीं पर कुछ एटम प्रेजेंट है, कहीं पर बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है उस मैटर के अंदर। तो इसके अंदर जो सरफेसेस जनरेट होंगी वो रफ सरफेस होंगी, खुरदरी सरफेसेस होंगी। और यहाँ पर जो सरफेस जनरेट होगी बच्चों वो होगी स्मूथ सरफेस। तो इस तरीके से हमने कुछ ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, सॉलिड स्टेट को डिफाइन कर रही थी। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस स्टेट्स होती हैं सॉलिड की, उनको हमने पढ़ा। हमने समझा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो ही ट्रू सॉलिड्स हैं, अमॉर्फस आर सूडो सॉलिड्स। ये जो आप देख रहे हैं अमॉर्फस, इसमें जो छोटे छोटे क्रिस्टलाइन संरचनाएं मैंने बताया पाई जाती हैं शॉर्ट रेंज में, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइट्स। इसके अंदर जो छोटे छोटे, माइक्रो मतलब छोटे छोटे एरिया के अंदर क्रिस्टल्स पाए जा सकते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइट्स। इसीलिए इनको हम कहते हैं सूडो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स या सूडो सॉलिड्स। ठीक है बच्चों?